संघ की कार्यपालिका। यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट वन। अब इसमें शुरुआत हम लोग राष्ट्रपति से करेंगे। इसके लिए टेबल हम जो लेकर आए हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन जो हमने आपको ये बताया था, जो हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था पहले दिन, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने अध्ययन को कंटिन्यू करेंगे। वो पहले दिन हमने आपको बता दिया था क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है। हम लोगों ने ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी थी। अब इसके बाद हम लोग उसी ऑर्डर में अगले टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है संघ की सरकार में कार्यपालिका का हिस्सा, क्योंकि सरकार के तीन अंग होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में हम लोग आज सबसे पहले एग्जीक्यूटिव की चर्चा करने जा रहे हैं, संघ की कार्यपालिका। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है संघ की कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव संघ मतलब भारत सरकार। हमने आपको पहले दिन बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हीं शब्दों के आधार पर हम लोग अपने अध्ययन को कंटिन्यू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी भारत सरकार को केंद्र सरकार नहीं लिखा गया है। ये बोलचाल में चलन में है कि हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं, क्योंकि अंग्रेज कहते थे इसलिए हम भी कहते हैं। अंग्रेजों ने कानून बना के कह दिया था कि भारत सरकार को केंद्र सरकार कहना, तो हम भी अंग्रेजों की बात मान रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत सरकार को संघ सरकार कहना, यूनियन गवर्नमेंट कहना, हम संविधान की बात नहीं मानते हैं और अंग्रेजों के द्वारा कही गई बात को मानते हैं। ये भाव मैं इसलिए बता रहा हूं कि यही भाव है जिस भाव ने भारत को आज तक प्रताड़ित कर रखा है। इसी भाव ने भारत को आज तक प्रताड़ित कर रखा है कि हमने अपना एक संविधान तो बनाया, लेकिन संविधान के ऊपर भी हमने अंग्रेजी भावना को समय समय पर महत्व दिया है, प्राथमिकता दी है, तरजीह दी है। न जाने लोगों को कब अकल आएगी और कब वो इस प्रवृत्ति का परित्याग करेंगे। फिलहाल अभी तो ये प्रवृत्ति बनी ही हुई है, इसलिए भारत सरकार को हम लोग संघ की सरकार कहने के बजाय, यूनियन की गवर्नमेंट कहने के बजाय हम लोग उसे केंद्र की सरकार के नाम से पुकारते हैं। तो वो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, संविधान का नहीं। हम संविधान पढ़ रहे हैं, इसलिए हम आपके लिए संविधान सम्मत शब्दावलियों का ही प्रयोग करेंगे। इसलिए हम भारत सरकार की कार्यपालिका को, भारत सरकार की विधायिका को, भारत सरकार की न्यायपालिका को संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका और संघ की न्यायपालिका के नाम से ही संबोधित करेंगे। मैं आपको अंग्रेजों का दिया हुआ नाम नहीं बताऊंगा, वो आप बखूबी जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंग्रेज जो दोष पैदा कर गए वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने जो अच्छाइयां बनाई वो आप नहीं जानते। हमारा पर्पस आपको यहाँ की अच्छाइयां बताने का है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, अब इस यूनियन एग्जीक्यूटिव के कुछ अंग हैं, संघ की कार्यपालिका के अंग हैं, ऑर्गन हैं। कौन कौन से ऑर्गन संघ की कार्यपालिका के डेवलप किए गए हैं, जो संघ की कार्यपालिका में लिखे गए हैं? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है मंत्रिपरिषद, चौथा है प्रधानमंत्री और पांचवा है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। संघ की कार्यपालिका के रूप में इन 5 अंगों का वर्णन संविधान में किया गया है। संविधान के भाग 5 में जो संघ है, कॉन्स्टिट्यूशन में संघ को भाग 5 में वर्णित किया गया है। पार्ट 5 संघ की कार्यपालिका के बारे में है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में है। और इस यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो संघ की कार्यपालिका है, जो संघ की कार्यपालिका है, इस संघ की कार्यपालिका का वर्णन अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 के बीच में किया गया है। 52 से लेकर के 78 के बीच में संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। और पूरे संघ के जो प्रावधान है वो पार्ट 5 में है, भाग 5 में है। और इस भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, संघ की विधायिका यानी संसद और संघ की न्यायपालिका यानी उच्चतम न्यायालय, इन तीनों बातों का वर्णन है। फिलहाल हमने टॉपिक को ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करके हम अलग अलग इसका अध्ययन करते हैं। कैसे हम अलग अलग इसका अध्ययन करते हैं वो हमने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर, जो सबसे पहला लेक्चर था, हमने उस सबसे पहले लेक्चर में हमने आपको सब कुछ समझाया है। तो उसी आधार पर हम लोग डिस्कशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब संघ की कार्यपालिका में हम लोग सबसे पहले राष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इसी ऑर्डर में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा सिलेबस में हमने आपको यह भी बताया था कि कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। जैसे कैबिनेट है, कैबिनेट कमेटीज हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय है, इन तरीके की बातों की भी चर्चा यहाँ पर की जाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमारे लिए जानना आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की। तो संघ की सरकार में सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका पढ़ने जा रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 52 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी भारत के लिए एक राष्ट्रपति की कल्पना की गई है। अब जब भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा ये भी बताना है, और उससे पहले ये बताना है कि राष्ट्रपति कैसे नियुक्त होगा। राष्ट्रपति कैसे नियुक्त होगा, तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है और हमारे यहाँ गणतंत्र भी है। हम डेमोक्रेसी भी हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और हम रिपब्लिक भी हैं। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने की वजह से हमारे यहाँ चुनी गई सरकार है, यानी हम सरकार मिलकर चुनते हैं। और रिपब्लिक होने की वजह से, गणतंत्र होने की वजह से हम अपने राष्ट्र का मुखिया भी चुनते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर जगह चुनी गई सरकार हो। जैसे अपने पड़ोस में देखो, चीन में चुनी गई सरकार नहीं है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ एक दल की तानाशाही है। तो चीन इस दायरे में नहीं आता। म्यांमार देख लो, अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश देख लो, बड़ा बुरा हुआ बांग्लादेश के साथ। विपक्ष और विदेशी ताकतों का रोल, क्योंकि वर्तमान समय में जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है उससे अमेरिका भी नाराज था, चीन भी नाराज था, तमाम। तो विदेशी ताकतों का एक अच्छा खासा प्रभाव रहता है अगर किसी देश में कोई आंदोलन हो रहा है। जैसे हमारे देश में जब किसानों का आंदोलन हो रहा था तो आपने देखा होगा कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत में किसानों के आंदोलन को सपोर्ट किया। तो क्या जरूरत है, तुम अपनी जमीन देखो, हम अपनी जमीन देखें। वहाँ के तमाम लोगों ने यहाँ की फंडिंग की। तो किसी भी देश में कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो दूसरे देश को अस्थिर करने के लिए विदेशी ताकतें फंड देती हैं। बांग्लादेश भी इस बात का शिकार हुआ।
और हालत यह है कि बांग्लादेश की जो लोकतांत्रिक सरकार थी वो चली गई और बांग्लादेश में अब देखो कैसा शासन आता है। आर्मी तो कह रही है कि हम मिली-जुली सरकार बनाएंगे, अंतरिम सरकार बनाएंगे, लेकिन कैसी सरकार बनेगी, क्या बनेगी, वो तो अब पर्दे के पीछे है, क्योंकि राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर दिया कि बेगम खालिदा जिया को रिलीज कर दो जेल से, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद थी, वो कट्टरपंथी महिला है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो व्यवस्था जन्म लेने वाली है वो चिंताजनक है। तो जहां लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, लोग मिलकर के सरकार चुनते हैं। इसके अलावा जहां गणतंत्र होता है, जहां रिपब्लिक होता है, वहां लोग मिलकर के अपना राष्ट्र का अध्यक्ष चुनते हैं। जैसे अमेरिका में भी लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों है। अमेरिका में चुनी गई सरकार है और चुनी गई सरकार का मुखिया राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है। ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में चुनी गई सरकार है, वहां प्रधानमंत्री होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव होता है, लेकिन वहां गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां राष्ट्र का मुखिया चुना गया व्यक्ति नहीं है, लोगों के द्वारा निर्वाचित किया गया व्यक्ति नहीं है, वो एक परिवार से आता है, एक ही परिवार का व्यक्ति वहां मुखिया बनता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अपने यहाँ कुछ राजनीतिक दल हैं कि राजनीतिक दल का मुखिया एक ही परिवार का व्यक्ति बनेगा। आप उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज हो आपके पास, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप हो आपके पास, लेकिन आप उस दल के अध्यक्ष नहीं बन पाओगे, क्योंकि बनेगा एक ही परिवार का व्यक्ति। तो ये वंश परंपरा है, वंशवाद है, लीनेज है, ये लीनेज है, ये वंश परंपरा है, परिवारवाद है। तो ब्रिटेन में परिवारवाद है राष्ट्र के अध्यक्ष के संदर्भ में, वंशवाद है राष्ट्र के अध्यक्ष के संबंध में, जैसे अपने यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज में है। तो ये एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन राजतंत्र नहीं है, गणतंत्र नहीं है, गणतंत्र नहीं है, रिपब्लिक नहीं है, उसको राजतंत्र कहते हैं, मोनार्की कहते हैं, क्योंकि एक ही परिवार का व्यक्ति कुंडली जमाए बैठा रहता है, देश के लोगों को मौका नहीं मिलता। जैसे एक ही परिवार का व्यक्ति राजनीतिक दल के अध्यक्ष के रूप में कुंडली जमाए बैठा रहे, बाकी लोगों को मौका ना मिले, ये वैसा ही है। दूसरी ओर भारत जैसे देश लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, क्योंकि भारत में निर्वाचित सरकार होती है हमेशा, हम लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, उनसे मिलकर के सरकार बनती है, प्रधानमंत्री बनता है, तो हमारी चुनी गई सरकार है, यानी हम लोकतंत्र हैं। और हम गणतंत्र भी हैं, गणतंत्र इसलिए है क्योंकि हमारे राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए। हमारे यहाँ एक निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान है और राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर चुना जाता है, इसलिए भारत गणतंत्र भी है, रिपब्लिक भी है। इसका मतलब यह है कि हमने राष्ट्रपति के चुने जाने की व्यवस्था की है। अब हमने राष्ट्रपति के चुने जाने की व्यवस्था की है, तो हमारा राष्ट्रपति चुना कैसे जाएगा, प्रश्न ये उत्पन्न होता है। तो राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रावधान कर दिया गया। अब जब राष्ट्रपति का चुना जाना जरूरी है तो 2 प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला, कौन चुनेगा, कौन वोट देगा, कौन निर्वाचन में भाग लेगा, और दूसरा, चुनाव कैसे होगा, इलेक्शन कैसे कराया जाएगा। इन दोनों बातों का उत्तर हमारा संविधान देता है। आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और यह इस निर्वाचन में यह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन करता है। अब निर्वाचक मंडल क्या होता है, इलेक्टोरल क्या होता है, एक एक इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, एक एक शब्द को समझते भी चलो, क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति, आर्टिकल 54 बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा। जो वोट देने के हकदार होते हैं उन लोगों से मिलकर के जो समूह बनता है उसको निर्वाचक मंडल कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। ये निर्वाचकों से मिलकर के बनने वाला समूह है, ये इलेक्टरेट है, ये इलेक्टर है, ये इलेक्टर का समूह है, वोटर का नहीं। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने वाले लोगों का समूह है जो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। कौन लोग भाग ले सकते हैं, तो निर्वाचक मंडल का वर्णन है। निर्वाचक मंडल का मतलब हो गया मतदाताओं का समूह, वोट देने वाले लोगों का समूह, मतदाताओं के समूह को निर्वाचक मंडल कहते हैं। तो अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट में हिस्सा लेगा, कौन भागीदार बनेगा। पहली बात, संसद के दोनों सदनों, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब यह है कि संसद में जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, चुने गए सदस्य जिन्हें जनता ने चुना है वे ही राष्ट्रपति चुनेंगे। क्यों? राज्यसभा में तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो भाग नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। हमने गणतंत्र अपनाया है, गणतंत्र का मतलब यह है कि राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। अब अगर हम लोग राष्ट्रपति को सीधे चुने जाने की व्यवस्था करते, डायरेक्ट चुने जाने की व्यवस्था करते, तो हमारे लिए चैलेंज होता। क्यों हमारे लिए चैलेंज होता? क्योंकि इतने बड़े देश में एक व्यक्ति सीधा चुनाव लड़े वो पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन को द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहते हैं, है ना। इलेक्शन का जो दूसरा डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, उसको कहते हैं द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। वैसे तो हम लोग सीधा डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, लेकिन अगर इसको आपको कॉन्सेप्ट के रूप में जानना है कि डायरेक्ट इलेक्शन का नाम क्या होता है, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का नाम होता है द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट पाता है वो जीत जाता है। वोट कितना मिला है इससे कोई मतलब नहीं है, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। जैसे मान लो रेस हो रही है, ओलंपिक चल रहा है, रेस हो रही है, 12 लोग रेस में दौड़ रहे हैं, तो उनमें जो सबसे आगे निकल जाएगा वो जीत जाएगा। कितने समय में आगे निकला इसका कोई मतलब नहीं है। आप दौड़े, आपने सबसे पहले दौड़ के खंभा छू लिया, बच्चे थे तो ऐसे ही दौड़ते थे, तो आप रेस में जीत गए। कितने समय में आप जीते इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था डायरेक्ट इलेक्शन कहलाती है, प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाती है। तो अब अगर हम पूरे देश में राष्ट्रपति के लिए प्रत्यक्ष इलेक्शन कराते तो हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे। पहली बात तो जरूरी नहीं था, जरूरी इसलिए नहीं था क्योंकि राष्ट्रपति नाममात्र का मुखिया है, नाममात्र का प्रधान है। वास्तविक प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से चुना ही जाता है। ऐसी दशा में राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना यह अनावश्यक होता। राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराना जरूरी नहीं होता कि भाई डायरेक्ट इलेक्शन कराया जा रहा है। दूसरी बात, अनावश्यक खर्चा बढ़ जाता। भाई जब प्रधानमंत्री सीधे तौर पर जनता से चुना ही जा रहा है, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है इतना तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री, अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है,
कैसे जनता ने वोट किया है, कैसे लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं, कैसे प्रधानमंत्री चुना गया है, इतनी तो समझ होनी चाहिए। फिलहाल मैं इस बात की चर्चा आगे करूंगा। तो ये तो मैं मजाक कर रहा था कि पढ़ने का कोई मतलब नहीं, लेकिन एक सजग नागरिक होने के नाते ये जानकारी तो हमें होनी भी चाहिए ना। भी आपको पता हो, आप यूपीएससी की तैयारी मत कीजिए, आप कंपटीशन की तैयारी मत कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री कौन होता है, कैसे चुना जाता है, मुख्यमंत्री कौन होता है, कैसे चुना जाता है, मंत्री कैसे बनते हैं, ये तो बेसिक सी जानकारी है। जो राजनीति में अनपढ़ लोग आ जाते हैं वो भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि सारे राजनेता तो पढ़े लिखे हैं नहीं। जो राजनीति में अनपढ़ लोग आते हैं वो भी इस बात को जानते हैं। तो अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कम से कम हमारे पास तो इतनी समझ होना जरूरी है, बेसिक सी बात है। वरना फिर पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं, केवल डिग्रीधारी है, समझदारी नहीं है, तो ये जरूरी है। तो जो डायरेक्ट इलेक्शन है, उस डायरेक्ट इलेक्शन के लिए राष्ट्रपति के लिए अनावश्यक माना गया, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने पढ़ा है कि वहाँ दो तरीके की कार्यपालिका है, वास्तविक और नाममात्र की। राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है, इसलिए जनता से डायरेक्ट इलेक्शन कराना अनावश्यक खर्चे को बढ़ावा देता है। दूसरी बात, भारत एक बड़ा देश है, विशाल देश है और विविधता से युक्त है। एक व्यक्ति अगर इलेक्शन लड़ता तो पूरे देश में उसके लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल होता। भाई जो व्यक्ति डायरेक्ट चुनाव लड़ता है वो जगह जगह लोगों को संबोधित करने जाता है। अब कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है नॉर्थ इंडिया का, या कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो उसे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, अंडमान, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, सब जगह दौरा करना पड़ेगा। सब जगह तो वोट मांगने जाना पड़ेगा ना। इतना दौरा करने में तो उसको दौरे पड़ जाएंगे, इतना बड़ा देश। इसके अलावा विविधता के कारण भी पॉसिबल नहीं है। आप अगर तमिलनाडु में वोट मांगने जा रहे हो, केरल में वोट मांगने जा रहे हो, तो हिंदी भाषा के क्षेत्र के व्यक्ति हो तो वहाँ तो हिंदी ले, वहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ लोगों को हिंदी नहीं आती, तो वहाँ तमिल में जाके वोट मांगना पड़ेगा, केरल में जाओगे तो मलयालम में मांगना पड़ेगा, आंध्र में जाओगे तेलुगु में मांगना पड़ेगा, कर्नाटक में जाओगे कन्नड़ में मांगना पड़ेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, विविधता के कारण भी संभव नहीं है। तो संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि राष्ट्रपति का डायरेक्ट इलेक्शन अनावश्यक होगा, अनावश्यक होगा, इसलिए राष्ट्रपति का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने यह तय किया। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति का इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। लेकिन राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए, क्योंकि गणतंत्र है, रिपब्लिक है, राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए। इसलिए यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति को वही लोग चुनेंगे जिन्हें जनता ने चुना है। जिन्हें जनता ने नहीं चुना है, जिन्हें जनता ने वोट नहीं दिया है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का हकदार भी वही लोग होंगे जिनको जनता ने वोट दिया है। सीधी सी बात है। तो इसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कहेंगे कि जनता ने चुना अपना प्रतिनिधि, जैसे संसद के सदस्य, और इस प्रतिनिधि ने मिलकर चुना राष्ट्रपति। इसको कहेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन। क्यों? क्योंकि जनता ने सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुना, जनता ने पहले निर्वाचित किया प्रतिनिधियों को, संसद के सदस्य को, विधानसभा के सदस्य को, और इन प्रतिनिधियों ने मिलकर के चुना राष्ट्रपति को। तो ये निर्वाचन हो गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का जो तरीका है जो हमने अपनाया वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाया। क्यों और कैसे, अभी उसकी चर्चा करेंगे। अभी पहले हम लोग आते हैं इस मुद्दे पर। तो राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। क्यों केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, हमने इस बात को समझाया आपको। दूसरी बात, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तीसरी बात, दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यह प्रावधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, यह 17वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 17वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। क्या प्रावधान जोड़ा गया कि संसद दिल्ली और पुदुचेरी, क्योंकि दो ही यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं, दो ही संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहां विधानसभाएं हैं, तो इन दो संघ राज्य क्षेत्रों यानी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो संसद के दोनों सदनों के चुने गए सदस्य निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सेदारी निभाते हैं। इतने लोग मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, इतने लोग मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसका मतलब यह है कि कौन भाग नहीं लेगा, संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। दूसरी बात, विधानसभाओं में अगर मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था है तो विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, राज्यों में विधान परिषदें होती हैं, कुछ राज्यों में विधान परिषदें होती हैं, सारे राज्यों में नहीं है। क्यों और कैसे, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, विधान परिषद का कोई भी सदस्य, चाहे चुना गया हो चाहे मनोनीत हो, विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, नहीं लेगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेगा? मनोनीत सदस्य। कहां के? संसद या विधानसभा के मनोनीत सदस्य, संसद और विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। और राज्यों में विधान परिषदें अगर हैं, जैसे वर्तमान समय में 6 राज्यों में हैं, क्यों और कैसे ही हम चर्चा करेंगे आगे आपसे। राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, यानी राज्य विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा। ऐसा क्यों किया गया? यहां चुने गए सदस्यों को भी मना कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं होती, केवल कुछ राज्यों में ही विधान परिषदें होती हैं, इसलिए विधान परिषद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने से रोक दिया गया। तो अब हमने यहां पर समझा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट देता है। वैसे भी हमको पता होना चाहिए हमारा राष्ट्रपति है, हमारा राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। हम यूपीएससी की तैयारी करें ना करें, इस देश के सभ्य नागरिक होने के नाते हमको पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा राष्ट्रपति है, हमारे देश का राष्ट्रपति है, और हम इस देश के सभ्य नागरिक कहलाने के हकदार तभी होंगे। फिलहाल हम यहाँ पर इसलिए इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले कि कैसे राष्ट्रपति चुना जाता है। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने वाले लोग हैं। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, चुनाव का तरीका क्या होगा, ये बात आर्टिकल 55 में बताई गई है। आर्टिकल 55, निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन का तरीका। अब निर्वाचन का यह तरीका कैसे होगा, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, थोड़ा सा इसमें जटिलता है, और यह जटिलता हमारी विविधता के कारण है।
अगर हमारे देश में इतनी विविधता नहीं होती तो इसमें इतनी जटिलता नहीं होती। जटिलता के कारण ही विविधता आई है, सॉरी, विविधता के कारण ही जटिलता आई है। तो कैसे है व्यवस्था, हम लोग चर्चा करते हैं। पहली बात तो हमने समझा कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्ट होगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसको हम लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कहते हैं। ये द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट से उल्टी है। द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में हमने आपको बताया, यानी जैसे हम लोकसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, हर बार चुनते हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, वोट दिया हमने। इसके पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, जहां जहां हुआ वहां के लोगों ने वोट दिया। फिर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो जहां जहां होने जा रहा है वहां के लोग वोट देंगे। तो हम लोग लोकतंत्र की प्रक्रिया में भागीदारी निभाते हैं, वोट देते हैं। तो वोट देने की पद्धति क्या है, निर्वाचन की पद्धति क्या है, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। लेकिन इस सिस्टम में एक समस्या यह है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। हो सकता है उसे 22% वोट मिले हो, जीत जाए। हो सकता है उसे 32%, 32% वोट मिले हो, जीत जाए। नॉर्मली 30, 32, 33% पा करके लोग चुनाव जीते ही जाते हैं। ऐसा इन जनरल होता ही है। 38%, 39%, यानी 50% भी वोट नहीं मिलता और लोग चुनाव जीत जाते हैं। जितने ज्यादा प्रत्याशियों की संख्या होगी, वोट उतना बढ़ेगा, तो जीतने का मार्जिन कम होता जाएगा। तो इस चुनाव में, डायरेक्ट इलेक्शन में, यह देखा गया कि 20-20, 22-22% वोट पाने वाले भी जीत गए। ऐसे भी अवसर आए हैं। नॉर्मली 30 से 40 के बीच में बहुत लोग होते हैं, और 25 से 40 के बीच में तो 90% से ज्यादा लोग होते हैं जिनको वोट मिलते हैं जीतने वाले। वो ज्यादातर 25% से लेकर के 40% के बीच में वोट पाते हैं और जीत जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो किसी ने 30% वोट पाए और जीत गया, तो इसका मतलब यह है कि 70% लोगों ने उसे नकार दिया। इसका एक दूसरा पहलू यह भी है, अब जिसको 70% लोगों ने नकार दिया वो भी जीत गया, क्योंकि 30% वोट पाकर के जीत गया। सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जीता माना जाएगा। हमने जब राष्ट्रपति के चुनाव पर संविधान सभा में चर्चा शुरू की, तो संविधान सभा के सदस्यों ने एक राय से प्रत्यक्ष निर्वाचन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये तो तरीका ठीक नहीं है कि हम ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाएं जो 30% वोट पाकर के राष्ट्रपति बन जाए, 40% वोट पाकर के राष्ट्रपति बन जाए। ये तो तरीका ठीक नहीं है। हमें ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहिए जिसे कम से कम 50% तो वोट मिले, सही अर्थों में तो बहुमत मिले, तो कम से कम 50% तो वोट मिले जिसको हम राष्ट्रपति बनाएं। तो अब द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में यह संभव नहीं है। इसलिए निर्वाचन का यह तरीका अपनाना भी उचित नहीं था। इसलिए यह तय किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाएगी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एक कोटा निर्धारित किया जाता है वोट पाने का। उस कोटे में जितनी सीटें मिलती हैं तभी व्यक्ति विजयी घोषित किया जाता है, तभी व्यक्ति चुनाव जीता हुआ माना जाता है। क्योंकि यहां एक मिनिमम कोटा तय कर देते हैं कि जीतने के लिए इतना % चाहिए ही। उसका भी एक फार्मूला होता है, मनमाना कोटा नहीं होता। उस फार्मूले के अंतर्गत वो डिजाइन किया जाता है, वो सीटों की संख्या पर तय होता है, निर्भर होता है। अब जब हमने ये तय कर दिया कि भाई एक निश्चित कोटा पाने वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति बनेगा, वो कोटा हमारे यहाँ क्या है, वो हमारे यहाँ है कुल वैध मत by 2+1, यानी इसको आप कह सकते हो 50% + 1। 50% जितने वोट पड़े हैं उन वोटों के 50% से एक ज्यादा वोट जिसको मिलेगा वही राष्ट्रपति बनेगा। तो अब इसमें एक सवाल यह भी उत्पन्न होता है कि मान लो किसी व्यक्ति को 50% से ज्यादा एक वोट नहीं मिले चुनाव में, तब क्या होगा। जैसे जब वीवी गिरी राष्ट्रपति बने, जाकिर हुसैन के बाद वैरा वेंकट गिरी राष्ट्रपति बने थे, तो जब वीवी गिरी राष्ट्रपति बने तो उनको 50% + 1 वोट मिल ही नहीं पाया। जब काउंटिंग शुरू हुई, जब गणना की गई तो 50% + 1 वोट मिला ही नहीं। तो अगर किसी को 50% + 1 वोट न मिले तो क्या दोबारा चुनाव कराया जाएगा? नहीं, क्योंकि चुनाव कराना इतना आसान नहीं होता। तो ऐसी दशा में गणना की हमने एक पद्धति अपनाई है, कैलकुलेशन की एक पद्धति अपनाई है, और उस कैलकुलेशन की पद्धति के आधार पर यह डिसाइड करते हैं कि कौन 50% + 1 का मिनिमम कोटा जो तय किया गया है वहां तक पहुंच रहा है। तो उस पद्धति को कहते हैं, गणना की उस पद्धति को कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति या एकल संक्रमणीय मत वोट। इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जरूरी नहीं है कि यूज हो। अभी तक एक ही बार यूज हुई है, जब वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे, बस। क्योंकि वीवी गिरी जब राष्ट्रपति चुने गए तो उनको पहली बार में जो मिनिमम कोटा है चुनाव का 50% + 1 वो मिला ही नहीं। तो सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम का यूज किया गया और उन्हें अंत में 50% + 1 मिल गया, तो राष्ट्रपति जीत गए, राष्ट्रपति बन गए। कैसे इन सबका यूज होता है, हम लोग इस बात की चर्चा यहां पर करने जा रहे हैं अब, कि कैसे इन सबका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने में एक समस्या आई। वोट देने में समस्या ये आई कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य हैं, सबसे बड़े राज्य हैं, इस समय 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और वहीं दूसरी ओर सिक्किम जैसे छोटे राज्य, हालांकि सिक्किम तो उसमें भारत का हिस्सा था नहीं, लेकिन आज के संदर्भ में समझो तो सिक्किम जैसे छोटे राज्य हैं जिनके यहाँ केवल 32 सीटें हैं विधानसभा में। ऐसे ही लोकसभा में उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं, ज्यादा कुछ राज्यों के पास 1-1 सीटें हैं। राज्यसभा में भी ऐसे ही हाल है। तो स्टेट हमारे यहाँ बड़े और छोटे हैं। स्टेट के बड़े और छोटे होने के कारण छोटे राज्यों का महत्व कम हो जाएगा, बड़े राज्यों का महत्व बढ़ जाएगा। छोटे राज्य इसे अपने साथ भेदभाव समझेंगे। ऐसा ना हो, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के बीच ऐसी भावना उत्पन्न ना हो, राज्यों को यह ना लगे कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। इसका हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरा ध्यान रखा। इसलिए यह तय किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग वोट देंगे, कौन वोट देगा? संसद के सदस्य वोट देंगे, यानी एमपी देंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए देंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वोट करेंगे। ये लोग जो वोट करेंगे इनके वोट की एक कीमत निकाली जाएगी, वैल्यू निकाली जाएगी। जितना वोट ये देंगे, एक वोट देंगे लेकिन काउंट इनकी कीमत की जाएगी। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अलग अलग राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सिक्किम की जनसंख्या में बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। अब अगर सीधे वोट करने को दे दिया जाए तो सिक्किम नाराज हो जाएगा, भाई हमें तो पर्याप्त भागीदारी नहीं दी गई। संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि हर राज्य को राष्ट्रपति के चुनाव में उतनी भागीदारी का मौका दिया जाए जितनी उनकी जनसंख्या है। तो अगर हर राज्य को जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी का मौका मिले तो राज्यों को कोई गुरेज नहीं होगा, राज्यों को कोई समस्या नहीं होगी।
राज्य भेदभाव का आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि जितनी उनकी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में उनको भागीदारी निभाने का मौका मिल रहा है, उनको भागीदारी निभाने का अवसर मिल रहा है। संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि यह ठीक है, लेकिन अब ये भागीदारी का मौका दिया कैसे जाए जनसंख्या के अनुपात में? इससे सभी राज्यों के बीच एक रूपता आ जाएगी। सभी राज्यों में भले ही जनसंख्या कम ज्यादा है, सीटों की संख्या कम ज्यादा है, लेकिन राज्य भेदभाव का आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि हर राज्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सेदारी दे दी गई है। लेकिन अब यह हिस्सेदारी दी कैसे जाए, इसके लिए संविधान सभा ने एक फार्मूला अपनाया। क्या फार्मूला अपनाया? संविधान सभा में यह अपनाया गया फार्मूला कि राज्यों के, ध्यान से सुनते रहना, राज्यों के विधानसभा के एक राज्य का निकालते हैं, फिर वो सभी राज्यों के लिए हो जाएगा। राज्य के, इसलिए राज्यों के बजाय राज्य लिखते हैं, राज्य के विधानसभा के एक सदस्य, राज्यों के विधानसभा के एक सदस्य के एक मत, एक वोट का मूल्य, वैल्यू। इसका मतलब यह है कि हर विधानसभा के सदस्य को उसकी जनसंख्या के अनुपात में वोट देने का अधिकार दे दिया जाए, तो समस्या खत्म हो जाएगी। तो जनसंख्या के अनुपात में वोट देने का अधिकार कैसे दिया गया? इसके लिए यह कहा गया कि भाई प्रत्येक व्यक्ति जो वोट करेगा उसके वोट की कीमत निकाली जाएगी, और वो कीमत राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य संख्या से भाग दे देंगे। जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाएगा। अब बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितने करोड़, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 403। तो हमारी गणना में समस्या आएगी, कैलकुलेशन में समस्या आएगी। इसलिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक एक चीज क्यों अपनाई गई है उसका मैं रीजन बताते चल रहा हूं, कारण बताते चल रहा हूं, ध्यान से समझते चलना। दोबारा मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत समय देकर बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझते चलना। तो राज्य की विधानसभा की, राज्य की जो जनसंख्या है, राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सदस्य को राज्य में जनसंख्या के अनुपात में वोट देने का हक मिलना चाहिए, और जब हर राज्य के सदस्य को, विधानसभा के सदस्य को जनसंख्या के अनुपात में वोट देने का हक मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा, तो राज्य की जनसंख्या बड़ी हो, ज्यादा हो, कम हो, इससे राज्य भेदभाव का आरोप नहीं लगाएंगे। राज्यों को लगेगा कि भाई हमारे साथ एक रूपता का व्यवहार अपनाया गया है। फिर 1000 से भाग दे दिया जाएगा, इसमें 1000 से भाग सभी राज्यों में की गणना में दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? इसलिए दिया जाएगा जिससे कि गणना आसान हो जाए, छोटी वैल्यू आ जाए, वरना वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी हमारे लिए। तो केवल गणना को कम करने, सरल करने के लिए 1000 से भाग दिया जाएगा। अब ये देखो, हर राज्य के लिए ये कैलकुलेशन फिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो जनसंख्या है वो 1971 की पॉपुलेशन होगी। क्यों होगी? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति के चुनाव से पहले जो जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, उन्हीं जनगणना के आंकड़ों, उन्हीं सेंसस के आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। जनगणना हर 10 साल में होती है, कोविड के कारण अभी नहीं हो पाई, वो डिले हो गई। अब 1971 तक तो ऐसा होता रहा, लेकिन 1971 के बाद जब राष्ट्रपति के चुनाव में नई जनसंख्या के आंकड़ों को आधार बनाने की बात आई, तो दक्षिण के राज्यों ने इसका विरोध कर दिया। दक्षिण के राज्यों ने इसका विरोध इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हमने जनसंख्या पर नियंत्रण किया है, यानी हमारे यहाँ जनसंख्या की वृद्धि संतुलित तरीके से हुई है, बैलेंस तरीके से हुई है। जबकि जो नॉर्थ के स्टेट हैं, यूपी बिहार टाइप के जो राज्य हैं, इन्होंने जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि की है, असंतुलित वृद्धि की है। इसलिए अगर जनसंख्या के आधार पर हम नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर वोट वैल्यू निकालेंगे तो हमारे वोटों का तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमने जनसंख्या को कंट्रोल्ड वे में बढ़ने दिया है और नॉर्थ के स्टेट ने जनसंख्या को अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ने दिया है, हमारा तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये ठीक नहीं है, या तो फार्मूला बदलो, नहीं तो हम इसका विरोध करते हैं। अब उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, तो फिर ये प्रावधान कर दिया गया संविधान में संशोधन करके, 42nd अमेंडमेंट करके, कि चलो कोई बात नहीं, 1971 की जनगणना को ही आधार मान लेते हैं कुछ समय के लिए, 2000 तक के लिए आधार मान लिया गया। लेकिन 2000 में यह खत्म हो रही थी अवधि, फिर संविधान संशोधन किया गया, और संविधान संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया कि 2026 के बाद, यानी अगले 25 साल के लिए और व्यवस्था कर दी गई, 2026 के बाद जनगणना के जो पहले आंकड़े प्रकाशित होंगे, उन आंकड़ों के प्रकाशन तक राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 2026 तक, ये 84वें संविधान संशोधन 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया, इसमें 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा प्रावधान कर दिया गया कि 2026 के बाद, 2026 के बाद जनगणना के जो पहले आंकड़े प्रकाशित होंगे, उन आंकड़ों के प्रकाशन से पहले राष्ट्रपति के जितने चुनाव होंगे सब 1971 की जनसंख्या के आधार पर होंगे, 1971 की जनसंख्या के आधार पर होंगे। तो 2026 के बाद जनगणना के पहले तक, 1971 के बाद, 1971 के आंकड़ों को आधार कब तक माना जाएगा? 1971 के बाद जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए उनमें 1971 की ही जनगणना को आधार माना जाता है, और यह आधार तब तक माना जाएगा जब तक 2026 के बाद, 2026 के बाद जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक यही आंकड़े आधार माने जाएंगे। कौन से? 1971 की जनसंख्या के। क्यों? रीजन हमने आपको बता दिया। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये जो कैलकुलेशन है ये फिक्स है, ये बदलेगा नहीं, अभी तो नहीं बदलने वाला। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट वैल्यू है वो हमें पहले से पता चलती रहती है। जैसे विधानसभा में राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के सदस्यों से भाग देने पर जितनी वोट वैल्यू आएगी उतने वोट काउंट होते हैं। कैसे होते हैं? ये देखो, जो द्रौपदी मुर्मू के इलेक्शन में चार्ट इलेक्शन कमीशन ने बनाया है, वो चार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो ये वो चार्ट है जो द्रौपदी मुर्मू के इलेक्शन में यूज हुआ है। अब इसमें देखो, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इसमें ये स्टेट दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब इनमें ये असेंबली की सीट दी गई है, विधानसभा सीट दी गई है कि विधानसभा की सीट कितनी है, ये पॉपुलेशन दी गई है, ये जनसंख्या दी गई है, और यहां वोट की कीमत दी गई है, वोट वैल्यू दी गई है।
कैसे वोट वैल्यू निकाली जाएगी? इसी फार्मूले से निकाली जाएगी जो हमने अभी फार्मूला आपको बताया। कौन सा फार्मूला बताया हमने? कि राज्य के विधानसभा के एक सदस्य के वोट का मूल्य राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देंगे, उसमें फिर 1000 से भाग देंगे, जितना वोट आएगा वो एक वोट की कीमत हो जाएगी। यानी वो वोट एक दिया जाएगा, बिना कीमत के हिसाब से दिया जाएगा। भाग के नियम लागू होंगे, दशमलव में काउंट नहीं होगा। मैक्सिमम भाग की संख्या 1000 है, आधा 500 हो गया, यानी 500 से ज्यादा होगा अगर शेष, तो एक जुड़ जाएगा, कम होगा तो नहीं जुड़ेगा। भाग के नियम, डिवीजन भाग देना तो आता ही है, नहीं आता तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है, तो उसी सेट कैसे निकलेगा? तो अब यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे देखो, आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट है, तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या है 175, 175। आंध्र प्रदेश में जो कुल 1971 की जनगणना के जो आंकड़े हैं, ये है 2,78,586। तो 2,78,586 को भाग दे दिया गया 175 से, 175 से, यही है फार्मूला हमारा। इसको फिर 1000 से भाग दे दिया गया, तो टोटल वैल्यू आ गई 159, 159, 159। इसका मतलब ये है कि आंध्र प्रदेश का एक एमएलए वोट करेगा, आंध्र प्रदेश का एक एमएलए वोट करेगा तो उसको 159 काउंट किया जाएगा, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में वोट वैल्यू यही आई है। इसी तरीके से देखो, अरुणाचल प्रदेश की जो सीटें हैं वो है टोटल 60। अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन थी 1971 में वो थी 4,67,511। तो अब अगर अरुणाचल प्रदेश के लिए यही गणना हम करेंगे तो कैसे करेंगे? अरुणाचल प्रदेश के लिए करेंगे, अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 4,67,511। इसको भाग देंगे विधानसभा की सीटों से, कितनी है? 60, और इसमें 1000 से फिर भाग देंगे। कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये वैल्यू निकाल करके बता दी गई, वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब यह है कि अरुणाचल प्रदेश का एक विधायक जब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेगा, एक विधायक जब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेगा तो उसको 8 काउंट किया जाएगा, 8 काउंट किया जाएगा, 8 वैल्यू काउंट होगी। इसी तरीके से सभी राज्यों के लिए, उत्तर प्रदेश देखो सबसे बड़ा है, तो ये उत्तर प्रदेश है जिसमें 403 सीटें हैं। इनमें जो टोटल पॉपुलेशन थी उत्तर प्रदेश की वो थी 8,38,49,905। तो 8,38,49,905 को हम भाग देंगे 403 से, क्योंकि 1971 की जनगणना को भाग देना है। अब सोचो, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 8 करोड़ थी 1971 में, अब 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है, 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है, 24 करोड़ से पार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश विश्व का छठा देश बन चुका है, एक तरीके से 5वां देश बन चुका है जनसंख्या के आधार पर। इतनी जनसंख्या हो चुकी है, बड़ी बड़ी तरक्की की उत्तर प्रदेश वालों ने, और केवल इसी चीज में तरक्की की, बाकी तो हर चीज में अवनति की, गुंडागर्दी में तरक्की की, जनसंख्या में तरक्की की, जो पीछे ले जा सकता था उसमें हर चीज में तरक्की की उत्तर प्रदेश वालों ने। तो अब इसको 1000 से फिर डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड किया तो कितना आया? वोट वैल्यू आई 208, 208। यानी उत्तर प्रदेश का एक निवासी, अगर उत्तर प्रदेश का एक विधायक अगर वोट करेगा तो उसके वोट काउंट होंगे 208, 208। ऐसे ही बच्चों हर स्टेट का काउंट होगा, हर स्टेट का काउंट होगा। तो ये हर स्टेट का काउंट करके टेबल लिखी हुई है, क्योंकि ये फिक्स टेबल है। फिक्स टेबल इसलिए है क्योंकि 1971 की जनगणना है, सीटें फिक्स हैं, इसलिए इसमें कुछ बदलाव आना नहीं है। 1971 की जनगणना क्यों फिक्स है वो मैंने बता दिया। यूपी बिहार या नॉर्थ के जितने भी स्टेट हैं उन्होंने कोई कंट्रोल नहीं किया पॉपुलेशन पर ना। ये इन सारे स्टेट में आप देखो, यूपी बिहार इन सारे स्टेट में गुंडागर्दी चरम पर। अब तो यूपी में तो फिलहाल बहुत सुधार आ गया अब, लेकिन एक समय ऐसा था कि जहां यूपी बिहार ये सब केवल गुंडागर्दी के नाम पर जाने वाले स्टेट थे। मैं भी उस स्टेट को बिलोंग करता हूं, बुरा मत मानना अगर तुम उस स्टेट के होगे तो, कि मैंने यूपी की बुराई कर दी। मैं भी उस स्टेट को बिलोंग करता हूं, हकीकत बता रहा हूं उस स्टेट की। बदमाशों का राज्य हो गया था हर तरफ, चारों तरफ। तो लेकिन ठीक है, कम से कम अब धीरे धीरे सुधार की ओर है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में कुछ बेहतर होगा। तो ये गणना हो गई, ये कैलकुलेशन हो गया स्टेट के एक विधायक के वोट की वैल्यू का। अब दूसरा सवाल उत्पन्न होता है कि भाई ये तो विधायक ने वोट किया तब उसके वोट की कीमत आई, सांसद भी तो वोट करेगा, सांसद के वोट की कीमत क्या होगी? तो देखो, सांसद के वोट की कीमत क्या होगी, इसका फार्मूला समझते हैं, फिर एग्जाम्पल लिखते हैं यहां पर। अब राज्य के विधानसभा के एक सदस्य के एक मत का मूल्य निकाल लिया हमने। अब अगर हम ये जानना चाहें कि उस राज्य से टोटल कितने वोट आए, टोटल कितने वोट आए, तो कैसे निकालेंगे? उस राज्य के विधानसभा के एक सदस्य के वोट की वैल्यू को हम राज्य की विधानसभा की सदस्यों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, तो जितनी वैल्यू आएगी वो उस राज्य की टोटल वोट वैल्यू होगी। कैसे? देखो, ये देखो टेबल में सब गणना है, सारी गणना है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में हमने बताया कि 60, दूसरे कलर की पेन ले लें, तो अरुणाचल प्रदेश में हमने बताया कि 60 थी विधायकों की संख्या, 4,67,511 थी जनसंख्या, 8 आई वोट वैल्यू एक सदस्य की वोट वैल्यू 8 आई। तो 8 को 60 से, 8 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे अरुणाचल प्रदेश से 480 वोट पड़ेंगे, 480 वोट वैल्यू पड़ेगी पूरे अरुणाचल प्रदेश से। इसी तरीके से देखो, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें थी, 208 वोट वैल्यू आई, 208 वोट वैल्यू आई किसकी? एक विधायक के वोट देने की। एक विधायक ने वोट दिया तो उसको हमने 208 गिना। उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने वोट दिया तो उसको हमने 208 गिना। अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक ने वोट दिया तो हमने उसको केवल 8 गिना। यहां बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश आरोप नहीं लगाएगा कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने एक फार्मूला बनाया कि जनसंख्या के अनुपात में वोट देने का अधिकार मिलेगा। राज्य इससे सेटिस्फाई है कि हाँ भाई ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में वोट देने का अधिकार मिल रहा है, इसलिए भेदभाव नहीं हो रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश में एक विधायक को 208 वोट देने का मौका मिला, तो उत्तर प्रदेश से कुल कितने वोट पड़ेंगे? 208 विधायक, 208 वोट की कीमत और 403 विधायक। तो 403 को 208 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 83,824। 83,824 वोट आएंगे अकेले उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति के चुनाव में। अब सभी राज्यों से कितने वोट आएंगे सब मिला के जोड़ लेंगे। ये वाला जो कॉलम है ये वोट वैल्यू का कॉलम है। सभी राज्यों की वोट वैल्यू दी गई है। यहां हमने सारे राज्यों की वोट वैल्यू निकाल ली। ये आ गई 5,43,231, 5,43,231। यानी सारे राज्यों के विधायक जो वोट करेंगे उनको मिला के 5,43,231 वोट बनेंगे। अब इन वोट को हम डिवाइड कर देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी संसद के प्रत्येक सदन के, क्योंकि 2 सदन है, प्रत्येक सदन के एक सदस्य के
मत का मूल्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य बराबर होगा, वोट वैल्यू बराबर होगी। कैसे निकलेगा बच्चों? यहां पर राज्यों के कुल मत मूल्य जो अभी हमने बताया 5,43,000, राज्यों के कुल मत मूल्य, हर राज्य से टोटल कितने वोट आ रहे हैं विधायकों के, उनका जोड़। इसका मतलब यह है कि राज्य के विधायकों ने जितने वोट दिए हैं उनका जोड़, तो वो कैलकुलेशन है, उसको हमने जोड़ लिया, 5,43,000 से ज्यादा आ गया। द्रौपदी मुर्मू के इलेक्शन का डेटा आपको दिखा रहे थे। और उसमें संसद सदस्य, संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या से भाग दे देंगे, संसद के निर्वाचित सदस्य की संख्या से भाग दे देंगे। अब जितना आएगा वो उनकी वोट वैल्यू हो जाएगी, वो उनकी वोट वैल्यू हो जाएगी। दशमलव में नहीं लिया जाएगा, पूर्णांक में लिया जाएगा। भाग के नियम अप्लाई होते हैं, भाग देना आप जानते हैं। देखो ये कैलकुलेशन भी फिक्स है, कैसे किया गया? यहां देखो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन कैसे किया गया है, ये देखो। वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ टोटल मेंबर्स। लोकसभा के कुल सदस्य हैं 543 जो चुने गए हैं, राज्यसभा के टोटल निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 233, तो टोटल संसद सदस्य हो गए 776, ये संसद के कुल निर्वाचित सदस्य हो गए। अब हमने कहा राज्यों के कुल मत मूल्य को हम इस 776 से भाग देंगे। राज्यों के कुल मत मूल्य कितने हैं? ये है 543,231, 5,43,231, 5,43,231। तो ये राज्यों के कुल मत मूल्य आ गए, सारे राज्यों के विधायकों के द्वारा दी गई, सारे राज्यों के विधायकों के द्वारा दिए गए कुल वोटों के नंबर को हमने जोड़ लिया। अब सारे नंबर को जोड़ लिया, ये आ गया 5,43,231, इसको भाग दे दिया हमने 776 से, तो ये आ गया 700। यानी एक संसद सदस्य जब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेगा तो उसको 700 काउंट करेंगे। एक संसद सदस्य जब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेगा तो उसको 700 काउंट करेंगे। बच्चों इसी तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब देखने में हमें ये प्रक्रिया भले ही जटिल लगती हो, लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि इस देश का जो अनपढ़ सांसद भी चुनकर आता है, जो अनपढ़ विधायक भी चुनकर आता है, जो अक्षर भी नहीं पढ़ पाता, अपनी शपथ भी लिखी भी नहीं पढ़ पाता, वो ये जानता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसको इतनी समझ होती है। इस देश का जो अनपढ़ सांसद है, जो अपनी शपथ भी ठीक से नहीं पढ़ सकता, उसको भी पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। वो भी इस प्रक्रिया को जानता है, समझता है, एंजॉय करता है, उसमें हिस्सेदारी निभाता है, वोट देता है। उसे पता है कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, हमें वोट कैसे देना, क्या करना है, इसकी आगे की प्रक्रिया क्या होगी, उसे सब पता है। तो हम तो पढ़े लिखे हैं, हमको तो पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। क्योंकि जो देश का अनपढ़ सांसद है, अनपढ़ सांसद जो अपनी शपथ भी नहीं ठीक से पढ़ पाता, उसको भी पता है कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है और राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे वोट देना है, राष्ट्रपति के चुनाव में हमारा वोट कितना है, हमारे वोट की कीमत कैसे निकली है, उसको भी ये पता है। तो इसलिए ये प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है, क्योंकि जो अनपढ़ व्यक्ति है वो भी समझ जाता है, बस थोड़ी सी तकनीकी है, टेक्निकल है, बस सिर्फ इतना है, कठिन इसमें कुछ भी नहीं है, कठिन इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। इसी आधार पर राष्ट्रपति के लिए वोट देना तय होता है, इसी आधार पर राष्ट्रपति के लिए वोट देना तय होता है। अब अगली बारी आती है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिए कैसे जाते हैं। तो अब राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट देने की व्यवस्था है वो ईवीएम वाली व्यवस्था नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बटन दबा दो और राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे दो, ये व्यवस्था नहीं है। यहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है, बैलेट पेपर से चुनाव होता है। राज्यों के विधानसभाओं में अलग बैलेट पेपर होंगे, विधानसभा के लिए, संसद के लिए अलग बैलेट पेपर होगा, अलग अलग वोट, क्योंकि संसद के लिए वोट संसद में पड़ेंगे, राज्यों की विधानसभाओं में वोट विधानसभाओं में ही पड़ जाते हैं। अब जहां जहां वोट पड़ रहे हैं बैलेट पेपर पहुंच जाएगा, बैलेट पेपर पहुंच जाएगा। अब जब बैलेट पेपर पहुंचा दिया गया तो वहां पर जितने प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं उनके नाम लिखे होंगे, A, B, C, D। मान लो 4 प्रत्याशी हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब जो वोट देने वाला व्यक्ति है उसे प्रेफरेंस देना है, वरीयता देना है, इसको प्रेफरेंशियल वोटिंग कहते हैं, प्रेफरेंशियल वोटिंग कहते हैं, वरीयता वोट कहते हैं, कि हम अपने वोट में वरीयता देते हैं। कैसे देते हैं, ध्यान से देखो। मान लो हम चाहते हैं कि ए राष्ट्रपति बने, तो ए के आगे लिखेंगे नंबर 1। दूसरा व्यक्ति वोट देगा, वो चाहे कि बी राष्ट्रपति बने तो बी के आगे लिखेगा नंबर 1। तीसरा व्यक्ति वोट देगा तो वो चाहे कि सी राष्ट्रपति बने तो सी के आगे लिखेगा नंबर 1। नंबर 1 लिखना जरूरी है। अब हम एक से ज्यादा भी वरीयता दे सकते हैं, एक देना तो मस्ट है। कैसे, मान लो इसी में अगर हमने वोट दिया और हमको लगा कि भाई ए को राष्ट्रपति बनना चाहिए, तो ए के आगे हमने लिख दिया नंबर 1। अब मान लो ए न बन पाए तो राष्ट्रपति कौन बने, तो हमको लगता है सी बनना चाहिए, तो हमने सी के आगे लिख दिया 2। सी भी ना बन पाए तो कौन बने, हमको लगता है कि डी बनना चाहिए, तो डी के आगे लिख दिया हमने 3। डी भी ना बन पाए तब बी बने अंत में, तो बी के आगे लिख दिया हमने 4। तो हमने यहाँ चारों वरीयता दे दी। हम एक भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं, चारों भी दे सकते हैं, सारी भी दे सकते हैं, सबको वरीयता दे सकते हैं। इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से देखो कि जो सारे बैलेट पेपर हैं उन सारे बैलेट पेपर में जो वोटर है इसी तरीके से अपना वोट कर सकता है, इसी तरीके से अपना वोट कर सकता है। एक वरीयता देनी जरूरी है, यानी पहली वरीयता देना जरूरी है। ऐसे नहीं किया जा सकता कि हमको ये पता नहीं कि कौन नंबर 1 पे राष्ट्रपति बने, लेकिन हमने बी को नंबर 2 दे दिया कि बी नंबर 2 पर बने, एक हमने दिया ही नहीं, तो ये बैलेट पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, ये वोट काउंट नहीं होगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। एक देना जरूरी है, बाकी हम किसी और को भी दे सकते हैं। हमने इस बैलेट पेपर में बी को 1 दिया, बी ना बने तो हम चाहते हैं डी बने, तो डी के आगे 2 लिख दिया, डी ना बने तो सी बने, सी के आगे 3 लिख दिया, सी भी ना बने तो ए को हम चाहते ही नहीं है, तो ए को छोड़ दिया, ए को छोड़ दिया। या हम ए को चाहते हैं कि ए बने चौथे नंबर पर, तो ए को 4 दे दिया। ये हमारी मर्जी है, पहली वरीयता देना जरूरी है। इस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग होती है। अब जब राष्ट्रपति के चुनाव में काउंटिंग होती है, वोटों की गणना होती है, तो बैलेट पेपर खोले जाते हैं और जिसको पहला वोट दिया गया है, जैसे ए को पहला वोट दिया गया है तो ये वोट ए के खाते में गया, बी को पहला प्रेफरेंस दिया गया है तो ये वोट बी के खाते में गया, यहाँ सी को पहला प्रेफरेंस दिया गया है तो ये वोट सी के खाते में गया। जिसको पहली वरीयता दी गई है वो वोट उसके खाते में जाएगा। इस आधार पर हम काउंट कर लेते हैं कि ए को, बी को, सी को, डी को कितना वोट मिले। मान लो एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं कि ए, बी, सी और डी ये 4 प्रत्याशी हैं। अब टोटल वोट हमारे 10,000 है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, वैसे तो 5 लाख टोटल जो वोट हैं आपके लिए, जो द्रौपदी मुर्मू के इलेक्शन में टोटल वोट पड़े थे वो पड़े थे 5,43,200।
टोटल। अच्छा, ये टोटल वोट थे इतने, ये थे 10,86,431, 10,86,431, क्योंकि 5,43,231 स्टेट के थे, 5,43,231 वोट स्टेट से आए थे, राज्यों के विधानसभाओं से आए थे, स्टेट के एमएलए से आए थे, एमएलए की वोट वैल्यू थी, और जो 5,43,200 है ये एमपी की टोटल वोट वैल्यू थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यानी संसद की टोटल वोट वैल्यू थी। जो टोटल वोट वैल्यू आई थी दोनों को जोड़ करके 10,86,431, 10,36,431 जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट पड़ा, द्रौपदी मुर्मू के इलेक्शन में वोट पड़ा। अब इस वोट वैल्यू को अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तो बड़ी कठिनाइयों भरा होगा, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा आंकड़ा लेकर के आपको इस कैलकुलेशन को समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमने छोटा सा आंकड़ा एग्जाम्पल के तौर पर लिख लिया कि जो टोटल वोट वैल्यूज पड़ी हमारी वो 10,000 है। हमने एग्जाम्पल ले लिया 10,000 का आपको समझाने के लिए, तो 10,000 की टोटल वोट वैल्यू है। अब इस 10,000 की टोटल वोट वैल्यू में जो राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के लिए कोटा होगा, मिनिमम कोटा होगा, वो कितना होगा? 50% प्लस 1 होगा, यही तो होगा। तो 10,000 बाई 2 प्लस 1 यानी कितना हो गया? 5,001। इसका मतलब यह है कि जिसको मिनिमम 5,001 वोट मिलेंगे, वोट वैल्यूज मिलेंगी, वही राष्ट्रपति बनेगा। जिसको इतना वोट नहीं मिलेगा वो राष्ट्रपति नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। तो अब मान लो एग्जाम्पल में हमने बताया ए को मिले 4,000, बी को मिले 3,000, सी को मिले 2,000, डी को मिले 1,000 राष्ट्रपति के चुनाव में। 10,000 का छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रक्रिया आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता यानी डायरेक्ट इलेक्शन वाला होता तो ए को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, ए चुनाव जीत जाता। लेकिन हमने राष्ट्रपति के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई है, जिसका मतलब है कि भाई एक मिनिमम कोटा मिलेगा वोट का तभी राष्ट्रपति बनेगा, तभी राष्ट्रपति जीतेगा। मिनिमम कोटा हमने 50% प्लस 1 डिसाइड कर दिया, तो राष्ट्रपति 50% प्लस 1 वोट पाएगा तभी जीता माना जाएगा, यानी कम से कम 5,000 से एक ज्यादा। अब यहाँ तो किसी को मिले ही नहीं 5,000 से एक ज्यादा, तो क्या चुनाव दोबारा होगा? नहीं होगा। कुछ देशों में दोबारा होता है, जैसे फ्रांस में चुनाव दोबारा होता है, वो आगे बताएंगे, अभी नहीं समझते, पहले भारत समझते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दोबारा चुनाव नहीं होगा क्योंकि ये जटिल व्यवस्था हो जाएगी। तो हमने क्या किया? हमने गणना की एक पद्धति अपनाई, कैलकुलेशन का एक तरीका अपनाया। उस कैलकुलेशन को हमने कहा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत। और गणना की इसी पद्धति से हम अब यह निर्णय करेंगे कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। भारत में हमने आपको बताया कि जब वायरा वेंकट गिरी राष्ट्रपति बने तो ये पद्धति अपनाई गई थी, केवल एक बार अब तक अपनाई गई, और वो भी इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने ही राष्ट्रपति के 2 प्रत्याशी खड़े कर दिए। एक कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में अपना प्रत्याशी घोषित किया, नीलम संजीव रेड्डी को, वो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे जिसको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर किया था। लेकिन इंदिरा गांधी उनको पसंद नहीं करती थी, तो इंदिरा गांधी ने तय किया कि भाई नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति नहीं बनने देना है। तो उन्होंने वायरा वेंकट गिरी से कहा कि आप चुनाव लड़ जाओ, और इंदिरा गांधी ने राज्यों से और सब लोगों से आग्रह किया कि भाई अंतरात्मा की आवाज पर वोट दो। इनडायरेक्टली कहने का मतलब यह था कि कांग्रेस ने जो प्रत्याशी खड़ा किया है उसको वोट मत देना, जबकि वो भी कांग्रेस की ही सदस्य थी, लेकिन आंतरिक गुटबाजी थी। तो नतीजा ये हुआ कि किसी को पहली बार में 50% प्लस 1 वोट मिल ही नहीं पाया, तब फिर वहां एकल संक्रमणीय मत यूज करना पड़ा। लेकिन ये केवल एक बार हुआ अभी तक, बाद में फिर ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ए बी सी डी ये 4 प्रत्याशी हैं। हमने कहा कि ए को सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन 5,000 से एक ज्यादा वोट किसी को नहीं मिले, इसलिए राष्ट्रपति ए घोषित नहीं किया जाएगा। अब क्या करेंगे? अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अपनाएंगे। कैसे अपनाएंगे इसी बात को समझो। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अपनाने के लिए हम ये देखते हैं कि किसके चुनाव जीतने की संभावना सबसे कम होती है, किसके चुनाव जीतने की संभावना सबसे कम होती है, यानी कौन सबसे अच्छे तरीके से हारा। तो कौन हारा? डी हारा। डी को चुनाव से बाहर कर देंगे, डी को चुनाव से बाहर कर देंगे। अब जब डी को चुनाव से बाहर कर दिया तो ये जो 1,000 वोट वैल्यू वाले बैलेट पेपर हैं फिर से खोले जाएंगे। ये प्रक्रिया फिर बड़ी जटिल हो जाती है, बड़ी समय साध्य हो जाती है। फिर ये 1,000 वोट वैल्यू वाले जो बैलेट पेपर हैं, ये बैलेट पेपर फिर से ओपन किए जाएंगे, फिर से खोले जाएंगे, और ये देखा जाएगा कि जो बाकी 3 प्रत्याशी बचे हैं, क्योंकि डी तो बाहर हो गया, डी को तो बाहर कर दिया, बाकी जो प्रत्याशी बचे हैं उनको कौन सी वरीयता दी गई है। क्योंकि ये जो 1,000 वोट हैं इनमें डी को पहली वरीयता दी गई है, पहली वरीयता ही काउंट होता है, हमने अभी बता दिया है पहले। तो डी को पहली वरीयता देने वाले ये 1,000 वोट वैल्यूज हैं। ये सारे बैलेट पेपर ओपन होंगे, खोल करके देखा जाएगा कि भाई दूसरी वरीयता किसको दी गई है, सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया गया है। कुछ लोगों ने ए को दिया होगा, कुछ लोगों ने बी को दिया होगा, कुछ लोगों ने सी को दिया होगा सेकंड प्रेफरेंस। इसलिए सेकंड प्रेफरेंस वाले वोट काउंट कर लिए जाएंगे। जितने लोगों ने ए को दूसरी वरीयता दी वो ए के साथ, जितने लोगों ने बी को दूसरी वरीयता दी बी के साथ, जितने लोगों ने सी को दूसरी वरीयता दी सेकंड प्रेफरेंस दिया सी के साथ। मान लो ए को दिया यहां पर 100 लोगों ने, बी को दिया 800, सी को दिया 100। तो जो बी के बैलेट पेपर 1,000 वाले ओपन किए गए, इसमें जो सेकंड प्रेफरेंस था, दूसरी वरीयता थी, वो ए के साथ 100, बी के साथ 800, सी के साथ 100 थी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहता है कि एक एक वोट ट्रांसफर कर दो इनके खाते में। कैसे ट्रांसफर होगा? एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हमने अप्लाई किया। कैसे अप्लाई किया? ए को हमने 100 वोट ट्रांसफर कर दिए, बी को हमने 800 वोट ट्रांसफर कर दिए बी के खाते में, सी को यहाँ 100 मिले तो सी के 100 वोट यहाँ ट्रांसफर हो गए। इस तरीके से ए के टोटल वोट हो गए 4,100, बी के टोटल वोट हो गए 3,800, सी के टोटल वोट हो गए 2,100। अब भी कोई राष्ट्रपति नहीं बना, अब भी नहीं बना, तो फिर से एकल संक्रमणीय मत अपनाया जाएगा। और एकल संक्रमणीय मत अपनाने में हम ये देखते हैं कि कौन सबसे अच्छे से हारा, किसके जीतने की संभावना सबसे कम। तो यहाँ सबसे कम जीतने की संभावना किसकी है? सी की है, इसलिए सी को दौड़ से बाहर कर देंगे। अब दौड़ में बचे केवल ए और बी, 2 लोग बचे, सी बाहर हो गया। अब जब सी बाहर हो गया तो अब केवल ए और बी के लिए ही गणना की जाएगी, डी के लिए नहीं होगी। अब देखो यहाँ 2,000 वो वोट हैं जिन्होंने सी को पहली वरीयता दी है, 2,000 वो वोट हैं, ध्यान से सुनते चलना, 2,000 वे वोट हैं जिन्होंने सी को पहली वरीयता दी है। ये 2,000 बैलेट पेपर खोले जाएंगे, और बैलेट पेपर खोल करके ये देखा जाएगा कि ए और बी को दूसरा प्रेफरेंस किसने दिया है। हो सकता है किसी ने डी को दूसरा प्रेफरेंस दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने डी को दूसरा प्रेफरेंस दिया है। तो ये देखा जाएगा कि तीसरा किसको दिया है, ए को कि बी को, क्योंकि डी तो बाहर है।
तो बी को जो प्रेफरेंस मिला है नेक्स्ट प्रेफरेंस काउंट होगा। इसी तरीके से ये जो 100 बैलेट पेपर हैं ये भी ओपन होंगे। ये 100 बैलेट पेपर वो हैं, ये 100 वोट वैल्यू वो हैं जिन्होंने सी को दूसरी वरीयता दी है, डी को पहली वरीयता दी थी, सी को दूसरी वरीयता दी है। तो ये देखा जाएगा कि तीसरी वरीयता किसको दी है, ए को दी है कि बी को दी है। जिसको तीसरी वरीयता दी होगी वोट उसके खाते में जुड़ जाएगा। तो इस 2100 में मान लो 600 मिले ए को, 1500 मिले बी को। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये कहता है कि एक एक वोट इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो ए के खाते में 600 वोट जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 4700। बी के खाते में 1500 वोट काउंट हो जाएंगे और ये हो जाएगा 5300। अब बधाई हो आपको, राष्ट्रपति चुन लिया गया। क्यों? क्योंकि मिनिमम कोटा था हमारा 5001 और ये कोटा पा लिया बी ने 5300 पा करके, तो बी राष्ट्रपति बन गया, बी राष्ट्रपति बन गया। इसी तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में कैलकुलेशन होता है, यानी बड़ा लंबा है, जटिल है, कठिन नहीं है लेकिन लंबा है, टेक्निकल है। इसलिए कोशिश की जाती है कि राष्ट्रपति का चुनाव कम से कम लोग लड़ें, क्योंकि जितनी संख्या बढ़ती जाएगी वोट उतना बटेगा, वोट उतना बटेगा तो उतनी ही समस्या होगी। हम यहाँ पर ए को भी जिता सकते थे, लेकिन हमने ए को नहीं जीतने दिया, क्योंकि आप पक्षपात का आरोप लगाते हैं, आपका नाम ऐसे शुरू होता है इसलिए आपने ए को जिता दिया। हालांकि ये बात नहीं है, हमने बी को इसलिए यहाँ पर जिताया जानबूझ करके, क्योंकि हम आपको ये भी समझाना चाहते हैं कि मान लो अगर पहली बार की गणना में कैलकुलेशन में किसी को सबसे ज्यादा वोट नहीं मिले हैं तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में वो आगे निकल सकता है और सबसे ज्यादा वोट पाने वाला पिछड़ भी सकता है, ऐसा हो सकता है। इसलिए बी को विजय दिला करके ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया, जिससे आप ये ना समझें कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है वही इस गणना में हमेशा आगे रहेगा, ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराया जाता है। इसी तरीके से हमारे राष्ट्रपति हर 5 साल में चुने जाते हैं, इसी तरीके से चुने जाते हैं। तो बेहद सरल तरीका है, लेकिन थोड़ी सी जटिलता और टेक्निकलिटी है, इसमें कोई शक नहीं। कहीं कहीं थोड़ी सी दुविधा भी है, जैसे मान लो यहाँ डी को हमने कहा कि भाई डी बाहर हो गया, मान लो यहाँ पर सी और डी दोनों को बराबर बराबर मिल जाते, 1500 वोट मिल जाते, तब किसको बाहर करते? सी को करते कि डी को करते? क्योंकि ये तो पता ही नहीं होता किसको बाहर करें, क्योंकि दोनों के वोट बराबर हो गए। कुछ एक चैलेंजेस फेस होते हैं यहाँ पर। दूसरी बात, मान लो यहाँ 5-5 हज़ार हो जाता, ये भी तो हो सकता था। यहाँ तो मान लो क्लियर हो गया, लेकिन मान लो दोनों को 5-5 हज़ार वोट मिल जाते, तब क्या होता? क्योंकि 5000 एक वोट जिसे मिलेगा वो राष्ट्रपति बनेगा मिनिमम, और दोनों को 5-5 हज़ार वोट मिल गए। हालांकि ऐसी कंडीशन में लॉटरी सिस्टम का सहारा लिया जाता है कि हम लॉटरी निकालेंगे, जिसकी लॉटरी निकलेगी उसके पक्ष में डिसीजन लिया जाएगा। तो लॉटरी सिस्टम का सहारा ऐसे कंडीशन में लिया जा सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई है, ऐसी नौबत कभी नहीं आई, और नीचे वाले में भी ऐसी स्थिति कभी नहीं उत्पन्न हुई, क्योंकि एक ही बार तो प्रयोग हुआ वीवीगिरी वाले में। बाकी जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी जो दल राष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी चुनता है वो पहले से ही आंकड़ों का कैलकुलेशन बना लेता है, क्योंकि पता है कि राष्ट्रपति जीतने के लिए कितने वोट की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कितने वोट पड़ेंगे ये तय होता है। राष्ट्रपति के चुनाव से पहले ही इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि भाई टोटल 10,86,431 वोट पड़ेंगे। तो अब जब द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कैंडिडेट बनाया गया तो कैलकुलेशन कर लिया गया कि भाई इसके आधे से एक ज्यादा वोट उनको मिलना है कि नहीं मिलना है, तो कुछ और राज्यों के विधायकों से बात की जाए और सबसे बात की जाए समर्थन दो जिससे इतने वोट मिल जाए, तो वो मैनेज हो जाता है। इस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की आवश्यकता नहीं पड़ती इन जनरल, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर पड़ेगी। एक ही बार पड़ी है अब तक। अब राष्ट्रपति कैसे, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, योग्यता क्या होगी, ये तो हमने राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके बताए। इस तरीके में ये सारा कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं आता। हाँ, जो फार्मूले हमने बताए हैं, फार्मूलों पर सवाल आते हैं, फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ये फार्मूले किस लिए अपनाए गए हमने आपको बताया, ये फार्मूले इसलिए अपनाए गए जिससे राज्य ये आरोप न लगा सकें कि भाई हमको कम मौका मिला राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी का। तो जनसंख्या के अनुपात में सभी को भागीदारी का मौका दिया गया, इसलिए अब कोई राज्य आरोप नहीं लगा सकता। यानी राज्यों के बीच एक रूपता स्थापित करने का प्रयास किया गया है, यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास किया गया है। संसद सदस्यों को इसलिए शामिल किया गया, संसद सदस्यों की वोट वैल्यू और विधानसभा की वोट वैल्यू अलग अलग इसलिए निकाली गई जिससे संघ और राज्य दोनों के बीच एक समतुल्यता, एक लगभग बराबरी स्थापित करने का प्रयास किया जा सके। एक्जैक्टली तो नहीं हो सकती क्योंकि जनसंख्या अलग अलग है, लेकिन फिर भी इस फार्मूले के माध्यम से यह एक रूपता और समतुल्यता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ अपनाई है इस तरीके से। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपके केवल यही तक आएंगे, ये जो हमने आपको ये प्रतिनिधित्व प्रणाली बताई है और ये क्यों अपनाई गई है ये मैं ये भी लिख दे रहा हूँ। राज्यों के मध्य एक रूपता के लिए और संघ व राज्यों के मध्य समतुल्यता के लिए, राज्यों के बीच एक रूपता स्थापित करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी स्थापित करने के लिए, और संघ और राज्यों के बीच एक पैरिटी यानी समतुल्यता स्थापित करने के लिए ये सब कुछ व्यवस्था अपनाई गई। और इसके लिए दो फार्मूला आगे अपनाया गया, जो फार्मूला हम लोगों ने यहां पर लिखा है। ये दो फार्मूले हैं, ये पहला फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है। इन पर क्वेश्चन आते हैं। बाकी इसके बाद हमने जो ये सब कुछ कैलकुलेशन समझाया है ये केवल आपकी समझ के लिए है, इस पर से सवाल नहीं आते। तो अब योग्यता, आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु, थोड़ा सा गंभीर हो, जरूरी नहीं कि आदमी उम्र बढ़ने के साथ गंभीर हो, लेकिन फिर भी कल्पना तो कर ही सकते हैं, उम्मीद तो कर ही सकते हैं। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, इसका मतलब यह है कि देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में उसका नाम पंजीकृत होना चाहिए, वोटर के रूप में वो कहीं पंजीकृत होना चाहिए, इसका मतलब यह है। और चौथी बात, लाभ का पद धारण न करता हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या है, ये बड़ी अनसुलझी सी पहेली है, इसकी कोई परिभाषा आज तक नहीं दी गई, न संविधान में दी गई है, न किसी कानून में दी गई है, न न्यायालय ने परिभाषा दी है। तो इसका दुरुपयोग भी आगे खूब होता है, वो हम आगे आपको समझाएंगे लाभ के पद के बारे में। फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, संविधान ये कहता है कि 4 पद यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, मंत्री में संघ और राज्य के सभी मंत्री यानी इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब शामिल हैं, और राज्यपाल,
ये 4 पद ऐसे हैं जिन्हें लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इन्हें लाभ का पद नहीं मानेंगे, बाकी को मानेंगे। इन्हें लाभ का पद नहीं मानेंगे किन्हें? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ के या राज्यों के कोई भी मंत्री, इवन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यों के राज्यपाल, इन 4 को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसके अलावा सभी को लाभ का पद माना जाना चाहिए संविधान के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। फिलहाल ये सब कुछ बड़ी अनसुलझी सी पहेली है, विवादों में रहा है। क्यों और कैसे, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी हम लोग राष्ट्रपति पढ़ते हैं। तो ये 4 योग्यताएं हैं। इसका मतलब कोई योग्यता नहीं है कह लो, क्योंकि सामान्य सी बात है, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। मिनिमम 35 एज हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, यानी विधानसभा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में वोटर के रूप में पंजीकृत हो, रहता ही है, हर आदमी का वोटर आईडी कार्ड बना ही हुआ है। और इन पदों पर और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो मोटे तौर पर ये समझ लो कि जैसे सरकारी नौकरी में ना हो, इसको सरल भाषा में ऐसे समझ लो। हालांकि लाभ का पद क्या है हम आपको आगे समझाएंगे विस्तार से, तो अभी संक्षेप में केवल इतना ही समझ लो। अब कुछ शर्तें भी हैं, ये निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई हैं, निर्धारित, संविधान में नहीं है। योग्यता तो संविधान में है, लेकिन शर्तें नहीं है। क्या शर्तें तय की गई हैं? शर्त यह तय की गई है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में ज्यादातर लोग चुनाव न लड़ें, क्योंकि बहुत ज्यादा चुनाव लड़ेंगे तो समस्या हो जाएगी। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बहुत जटिल है, टेक्निकल है, तकनीकी है। जैसे एक राजेंद्र प्रसाद उर्फ धरती पकड़ थे, अब धरती छोड़ दी है उन्होंने, नहीं है जिंदा, लेकिन उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है। क्यों दर्ज है? क्योंकि उन्होंने देश के सारे चुनाव लड़े, जितने भी होते हैं। सबसे छोटा चुनाव अगर मान लो ग्राम पंचायतों का सदस्य, पंचायत सदस्य, तो गांव के पंचायत के सदस्य से लेकर देश में जितने चुनाव होते हैं, अंतिम और सबसे बड़ा चुनाव राष्ट्रपति का है, तो उन्होंने सारे चुनाव लड़े और एक भी नहीं जीते, एक भी नहीं जीत पाए। तो ऐसे अगंभीर प्रत्याशियों को, जो गंभीर नहीं है, ऐसे अगंभीर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जब प्रत्याशियों की संख्या बढ़ेगी तो चुनाव की प्रक्रिया और जटिल होती चली जाएगी। इसलिए अगंभीर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। इसलिए ये निर्वाचन आयोग ने कुछ शर्तें तय की हैं। क्या शर्तें तय की है? पहला, प्रस्तावक 50 होने चाहिए, समर्थक 50 होने चाहिए, जमानत राशि 15,000 रुपए की जमा होनी चाहिए। क्या मतलब है, समझो इसे। इसका मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति अपने चुनाव का पर्चा दाखिल करेगा, जिसको कहते हैं नामांकन करना, एनरोलमेंट करना, तो जब राष्ट्रपति चुनाव का प्रत्याशी, कैंडिडेट अपना नामांकन भरेगा, यानी पर्चा दाखिल करेगा, तो तभी दाखिल कर पाएगा जब कम से कम 50 लोगों ने उसके नाम का समर्थन किया है, उसके नाम का प्रस्ताव दिया है। 50 लोगों ने उस प्रस्ताव का समर्थन दिया है, यानी टोटल 100 लोगों के हस्ताक्षर हैं नाम पता सहित। और ये 100 लोग कौन होंगे? ये 100 लोग उसके मोहल्ले के लोग नहीं होंगे। ये 100 लोग राष्ट्रपति के चुनाव के वोटर होंगे, यानी विधायक और सांसद। यानी जब कम से कम 100 विधायक और सांसद, क्योंकि यही वोट दे सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, जब कम से कम 100 विधायक और सांसद लिख कर देंगे, जिनमें से 50 लोग कहेंगे कि भाई हम नाम का प्रस्ताव कर रहे हैं, 50 लोग कहेंगे कि हम इनका समर्थन कर रहे हैं, तो जब 100 लोग ऐसा कहेंगे तभी राष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्यक्ति अपना पर्चा दाखिल कर पाएगा। वरना राष्ट्रपति के चुनाव में पर्चा दाखिल नहीं होगा, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में उसको भागीदारी का मौका नहीं मिलेगा। तो जमानत राशि, इतने प्रस्तावक और इतने समर्थक होने चाहिए, इसका मतलब समझ गए आप। अब आते हैं जमानत राशि पर। जब कोई भी कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव में पर्चा दाखिल करेगा तो वो 15,000 रुपए जमानत के तौर पर डिपॉजिट करेगा। वो 15,000 रुपए डिपॉजिट करेगा, 15,000 रुपए जमानत के तौर पर जमा करेगा। अब अगर उसे जितने वोट मिले हैं उन कुल पड़े वोटों का 1/6 वोट मिल जाता है मिनिमम, जितने टोटल वोट हैं, जैसे हमने 10,000 गिने थे, यहाँ 10,000 तो नहीं, 10 लाख है, तो जितने वोट पड़े हैं, अगर उन पड़े वोटों का 1/6 वोट किसी व्यक्ति को मिल जाएगा तो ये 15,000 रुपए उसे वापस कर दिए जाएंगे, उसके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, जो कैंडिडेट है, कुल वोटों का 1/6 वोट से कम वोट मिलता है, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, मुझे लगता है पहली लाइन मैंने ठीक नहीं कही। अगर किसी को जितने वोट पड़े हैं उस वोट का 1/6 से अधिक वोट मिलता है तो जमानत वापस हो जाएगी, जमानत राशि वापस हो जाएगी। कम नहीं, ज्यादा, मैंने शायद कम कह दिया था। तो अगर जितने वोट पड़े हैं उन वोटों के 1/6 से ज्यादा वोट अगर किसी को मिलेंगे तो जमानत राशि वापस हो जाएगी। और अगर जितने वोट पड़े हैं उन वोटों के 1/6 वोट से कम किसी को वोट मिलते हैं तो जमानत राशि उस प्रत्याशी को वापस नहीं की जाएगी। इसी को कहते हैं जमानत जब्त हो जाना। सुनते हैं ना लोग, इस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। तो जमानत जब्त होने का मतलब यही है कि जो पैसा जमा किया उसने अपना पर्चा दाखिल करते समय, नामांकन भरते समय, पर्चा दाखिल करते समय जो पैसा जमा किया वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। उसी को कहते हैं जमानत जब्त हो गई। पैसा कब वापस नहीं मिलता? जितने वोट पड़े हैं उसके 1/6 वोट से कम वोट जब मिलते हैं तो जमानत जब्त हो जाती है, यानी जमानत राशि वापस नहीं मिलती। जितने वोट पड़े हैं, अगर उन वोटों का 1/6 वोट से अधिक वोट मिल जाता है, 1/6 वोट से अधिक वोट मिल जाता है, तो जो जमानत की राशि, यानी जैसे 15,000 रुपए जमा की गई थी, ये अकाउंट में वापस आ जाएगी। तो सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा ही होगा। लेकिन अगर जिसको भी 1/6 वोट से कम वोट मिलेंगे, उसकी जो जमानत राशि है वो वापस नहीं आएगी, वो आरबीआई जब्त कर लेगा, रिजर्व बैंक के अकाउंट में चली जाएगी, रिजर्व बैंक के पास चली जाएगी, यानी उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो इसी को जमानत जब्त होना कहते हैं, इसी को जमानत जब्त होना कहते हैं। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया है। और कौन लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, क्या सेवा शर्तें हैं राष्ट्रपति के चुनाव की? आर्टिकल 59 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा और राष्ट्रपति जीतेगा, राष्ट्रपति जीतने के बाद वो संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो लिखो यहाँ पर पद और सेवा शर्तें, पहला पॉइंट लिखो, बोल के लिखाता हूँ, लिखो राष्ट्रपति संसद, पहला पॉइंट लिखो पद और सेवा शर्तों में, राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के
किसी सदन का, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा यदि ऐसा सदस्य राष्ट्रपति चुन लिया जाए, यदि ऐसा सदस्य राष्ट्रपति चुन लिया जाए, यदि ऐसा सदस्य राष्ट्रपति चुन लिया जाए, तो यह मान लिया जाएगा, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने सदन की सदस्यता त्याग दी है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसने सदन की सदस्यता त्याग दी है। तो राष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, सीधी सी बात। दूसरा पॉइंट लिखो, वह लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा, यानी किसी और सरकारी पद पर नहीं ज्वाइन करेगा। मोटे तौर पर यह समझो, बाकी लाभ का पद भी बड़ा टेक्निकल है, दुरुपयोग होता है उसका, खूब होता है, वो सब चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो अगला पॉइंट लिखो, वह लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। तो लाभ के पद पर ना हो ये योग्यता भी है, ध्यान रखना, लाभ के पद पर ना हो ये योग्यता भी है, और लाभ का कोई पद धारण न करे ये सेवा शर्त भी है, दोनों बातें हैं। अगला पॉइंट लिखो, उसे संसद के द्वारा निर्धारित किए गए, उसे संसद के द्वारा निर्धारित किए गए वेतन भत्ते दिए जाएंगे, परिलब्धियां या वेतन भत्ते दिए जाएंगे, और निःशुल्क आवास दिया जाएगा, और निःशुल्क आवास दिया जाएगा। संसद के द्वारा निर्धारित किए गए वेतन भत्ते दिए जाएंगे और निःशुल्क आवास दिया जाएगा। अगला पॉइंट लिखो, उसके वेतन भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, उसके वेतन भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो ये हो गई सेवा शर्तें, जो फैक्ट है छोटे छोटे से याद हो जाएंगे आसानी से, एक दो बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा कि भाई सदस्य नहीं होना चाहिए संसद या राज्य विधानमंडल का, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, सैलरी वही मिलेगी जो संसद तय करे, और उसकी सैलरी वगैरह कम नहीं की जाएगी। जो लाभ का पद है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, मैंने आपको बता दिया है। शपथ, आर्टिकल 60, पद धारण करने से पहले वो शपथ ग्रहण करता है इसके समक्ष, उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने वो शपथ लेगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसे शपथ दिलाएगा। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी कारण से पद पर नहीं है, बीमार है, या विदेश में इलाज करा रहा है, या विदेश में है किसी कारण से, किसी भी कारण से अगर वो पद पर नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय का जो सीनियर मोस्ट जज होगा, जो सबसे सीनियर जज होगा, वो शपथ दिलाएगा। तो न्यायमूर्ति के समक्ष या सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो, वो उपलब्ध है तो वही दिलाएगा शपथ, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। क्या शपथ ग्रहण करेगा राष्ट्रपति? राष्ट्रपति शपथ लेगा पहली बात, पद एवं कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करने, पद और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करने की शपथ लेगा। संविधान एवं विधि का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करने की शपथ लेगा। तीसरी बात, देश की जनता की सेवा में निरत रहने, यानी निरंतर लगे रहने, इसको कहते हैं निरत रहने। ये तीन चीजों की शपथ लेगा, और तीन चीजों की शपथ लेकर के पद ग्रहण करेगा। पद और कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वाह करेगा, कोई समस्या नहीं है। जनता की सेवा में निरंतर लगा रहेगा, कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, संविधान एवं विधि का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण करने। इसका मतलब क्या है समझो, संरक्षण कहते हैं प्रोटेक्ट करना, परिरक्षण यानी प्रिजर्व करना, प्रतिरक्षण यानी डिफेंड करना। संविधान का प्रोटेक्शन करेगा, संरक्षण करेगा, इसका मतलब यह है कि संविधान जैसा है उसे बनाए रखेगा, संविधान और कानूनों की व्यवस्था को बनाए रखेगा। तो वह इस चीज की शपथ लेगा कि वह संविधान और कानूनों की व्यवस्था को बनाए रखेगा, यानी उनके प्रोटेक्शन की, संरक्षण की शपथ लेगा। ध्यान से सुन लेना। दूसरा, फिर वह परिरक्षण की शपथ लेगा, प्रिजर्वेशन की शपथ लेगा, यानी जो संविधान और कानूनों की व्यवस्था है हमारे देश में, उसको नष्ट होने से बचाएगा, कि वो नष्ट ना होने पाए, उस ये भी वो ध्यान देगा। तो परिरक्षण की शपथ लेगा। तीसरी, प्रतिरक्षण की शपथ लेगा, डिफेंड करने की शपथ लेगा। प्रतिरक्षण की शपथ लेने का मतलब यह है कि ऐसा कोई भी कार्य ना होने पाए जो संविधान और कानून के उल्लंघन में हो, यानी संविधान और कानून पर हमला करके, संविधान और कानूनों के विरुद्ध जाकर के कोई काम ना होने पाए, वह यह भी तय करेगा, यह भी सुनिश्चित करेगा, इस बात की शपथ लेता है। तो इसको कहते हैं संविधान और विधि के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यानी संविधान और विधि के संरक्षण का मतलब है कि जैसा है यथावत बना रहे, उसी के अनुसार व्यवस्था चलती रहे। परिरक्षण की शपथ लेने का मतलब है, प्रिजर्वेशन की शपथ लेने का मतलब है कि उसको नष्ट होने से बचाना है, जो हमारी कानूनी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था है, वो नष्ट ना होने पाए। और तीसरी, डिफेंड करने की शपथ लेता है, प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। इसका मतलब यह है कि इसके उल्लंघन में कोई कार्य ना किया जाए, इस पर कोई हमला ना हो, कानूनी व्यवस्था पर, हमारी संवैधानिक व्यवस्था पर कोई अतिक्रमण ना हो, कोई हमला ना हो, यानी इसके उल्लंघन में कोई कार्य ना किया जाए, इसके विपरीत जाकर के कोई कार्य ना किया जाए। इन सारी बातों की निगरानी करेगा, वो इन्हीं सारी बातों की शपथ लेता है और इसी शपथ के साथ पद ग्रहण करता है। तो ये राष्ट्रपति की शपथ हो गई। अब जब पद ग्रहण करता है तो कितने साल के लिए करता है, कैसे हटाया जाता है, क्या, वो सारी बातें फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। चैट ऑन करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं आपके, चैट ऑन करके आपके क्वेश्चन लेते हैं। तो बाकी चर्चा हम लोग प्रेसिडेंट की कल करेंगे, अभी 2-3 दिन प्रेसिडेंट पढ़ेंगे हम लोग, अभी काफी कुछ है प्रेसिडेंट पढ़ने के बारे में, ज्यादातर क्वेश्चन कार्यपालिका में प्रेसिडेंट से ही आते हैं, तो हम लोग इन सारी बातों के विषय में कल भी चर्चा जारी रखेंगे। बाकी इन सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहना, साथ साथ मैंने आपको बताया है कि साथ साथ रिवीजन करोगे तभी गेन कर पाओगे, तभी याद रख पाओगे। रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, तो क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू। करंट अफेयर्स कैसे करें? करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन पढ़ो और पेपर पढ़ो।
आयुष कहते हैं समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ना एक बार घर जाकर के, क्योंकि ये व्यवस्था तो हमारे देश का जो अनपढ़ सांसद है, जो पढ़ा लिखा सांसद नहीं है, वो भी समझता है कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। तुम तो पढ़े लिखे हो, मुझे लगता है, तो इसका मतलब ध्यान नहीं था तुम्हारा क्लास में। ध्यान देना, समझ जाओगे, इसलिए इस लेक्चर को दोबारा सुन लेना, क्योंकि ऐसी कोई कठिन व्यवस्था नहीं है कि समझ में ना आए, क्योंकि मैंने बार बार बता दिया कि जो हमारे देश का अनपढ़ सांसद है वो भी इस व्यवस्था को जानता है। अगर वो विधायक और सांसद चुन जाता है, उसे भी पता है कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हारे लिए तो कोई चुनौती होनी नहीं चाहिए समझने में। तो अगर नहीं समझ में आया, इसका मतलब ध्यान नहीं दिया। फिर से ध्यान देना, दिमाग कहीं और चैट पर लगे रहोगे, क्योंकि तुम लोगों के लिए तो ऑन ही रहता है, मैं अपने लिए ऑफ करवा देता हूँ, तो नहीं समझ में आएगा। ध्यान से सुनना, दोबारा सुनना, तो समझ में आ जाएगा। क्लास में कंसंट्रेट होकर बैठो।